जिस ट्रेनिंग में हम लोग बातचीत कर रहे हैं बेसिक से लेके टॉप लेवल तक। मतलब कि मैंने कोशिश की है कि हम सभी लोग सब कुछ को समराइज कर सकूं, इस तरीके से मैंने कोशिश की है। और इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ, ताकि हम सभी लोग मिलके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर सके। और चूंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें दे रही है, हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो जो स्किल रिक्वायरमेंट है, जो चीजें अपने को चाहिए, वो सब चीजों पे हम लोग आज बातचीत करने के लिए हैं। तो 2 दिन की ट्रेनिंग में हम सभी लोगों ने बहुत कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे, हमने काम किया होगा बहुत सारी चीजों पे। और आज मैं हूँ तीसरे दिन के ट्रेनिंग में, जहाँ पे हम तीसरे दिन में सीखेंगे कि कैसे कंपाउंडिंग लेके आते हैं। कंपाउंडिंग लेके आएंगे मतलब कि अगर हमारी टीम की साइज बढ़ेगी, सही तरीके से डुप्लीकेशन होगा, सही तरीके से लीडरशिप डेवलप होगी, तो ऑटोमेटिकली है कि हमारा ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, हमारी टीम में ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। हालांकि ये जो टॉपिक आज का है ना, ये टॉपिक बहुत विशाल टॉपिक है, बहुत विशाल टॉपिक है। और इसको एक दिन के प्रेजेंटेशन में समेटना सच में बहुत डिफिकल्ट है। मतलब कि ये एक तरीके से इम्पॉसिबल सा काम है। तो मैं ये बिल्कुल भी आज नहीं बोलूंगी कि मैं आज की जो टॉपिक है उसमें पूरा अच्छे से बहुत सब कुछ कवर हो जाएगा, एवरीथिंग कवर हो जाएगा। तो मैं ये बोलूंगी कि शायद नहीं, और शायद क्या नहीं ही है इसका आंसर। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अपने आप में एक बहुत विशाल टॉपिक है। उस टॉपिक में से इस टॉपिक को पकड़ना जो अपने आप में इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सोल है, यस, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सोल हम लोग इसको बोलते हैं, उसको एक दिन में कवर करना और भी डिफिकल्ट है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितनी भी चीजें मैंने आज तक सीखी है, इम्प्लीमेंट किया है पिछले कुछ सालों में, मैंने जितना कुछ मतलब कहते हैं ना कि फील्ड से, ऑनलाइन से, अपने गुरुओं से जितना कुछ सीखा है, वो सभी कुछ समेट के यहाँ पे लाने की कोशिश की हूँ। तो 3 दिन के ट्रेनिंग में हम आज है लास्ट दिन में, जहाँ पे हम लोग लीडरशिप के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हम लोग डुप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और आज के सेशन में हम लोग इस चीजों पे बातचीत करेंगे, पर आज की प्रेजेंटेशन की शुरुआत मैं करना चाहती हूँ ग्रेटिट्यूड के साथ में। सबसे पहले आप सभी का थैंक यू कि आपने इतना प्यार दिया यूट्यूब पे, जूम पे। आप सभी लोगों ने इतनी सुपर डुपर एक्साइटमेंट दिखाई है, वीडियो ऑन करके कई लोग ज्वाइन किए हैं, और मैं जो भी बोल रही हूँ आप नोट डाउन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, डायरी पेन लेके आ रहे हैं, और अपने आप में परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो एक बार अपने लिए ताली बजा सकते हैं। भले आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, पर अपने लिए एक बार ताली बजा सकते हैं। और मैं दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ कि इस सफर को, इस 3 दिन के सफर को आपने बहुत जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया। इसके बाद मैं थैंक यू देना चाहती हूँ मेरी अपलाइन मोहन प्रसाद सर का, जिन्होंने हर दिन, जब से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आई हूँ, हर दिन मुझे बहुत कुछ सिखाए हैं। और इस 3 दिन की पीपीटी बनाने में इतने छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे कंफ्यूजन, एक पीपीटी बनाती हूँ, मैं उनको भेजती हूँ, फिर वो करेक्शन करते हैं, फिर वैसे करके कई बार उन्होंने अपना मतलब बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल करके, मंथन करके, बहुत सारे सवालों का, मेरा कंफ्यूजन का आंसर देते 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 ये 3 दिन की हर पीपीटी में मैं उनको बोलना चाहती हूँ, हर पीपीटी में सर आपका सहयोग रहा है, थैंक यू सो मच। उसके बाद थैंक यू डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर का, क्योंकि मैं जो भी कंटेंट लेके आ रही हूँ इसमें बहुत बड़ा कंटेंट सर का ही है। चाहे पहली बार पहला दिन हो, दूसरा दिन हो, तीसरा दिन हो, इस तीनों दिन में सर की जो किताब है डायरेक्ट सेलिंग के विजेता कैसे बने, तीनों पार्ट का एक अपना इंपॉर्टेंस है। और तीनों पार्ट में इसी पे पूरा का पूरा कवर हुआ है। पहले पार्ट में विजन में बारे में बात की है, दूसरे पार्ट में उन्होंने एक्शन के बारे में बात की है, और तीसरे पार्ट में उन्होंने डुप्लीकेशन के बारे में बात की है। तो आज का जो भी कंटेंट है उसके लिए बहुत बड़ा श्रेय डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर को जाता है, क्योंकि मैंने इनकी ट्रेनिंग से, इनकी जूम मीटिंग से, मैं चैट विद सुरेंद्र वत्स में एसोसिएट हूँ, तो उस चैट विद सुरेंद्र वत्स की जो मंथली बीए मीट होती है उसमें सर से मैं बहुत सारे सवाल पूछती हूँ। कई बार मुझे कंफ्यूजन होता है तो मैं सर को कॉल करती हूँ, और सर बहुत पेशेंस के साथ मेरे हर सवाल का जवाब देते हैं। तो सर थैंक यू सो मच, आज तक आपने सर कुछ जो भी मदद की उसके लिए थैंक यू। तीसरा थैंक यू आत्माराम अंकल जी का, मैं अंकल जी ही बोलती हूँ। इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है एक एक करेक्शन को करने में, अपने आउटपुट को देने में। कई बार मुझे बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, मैं अंकल का टाइम लेके मैं उनको कॉल करती हूँ, और घंटों मेरे उस बच्चों वाले क्वेश्चन को, बहुत सारे डाउट को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, आरसीएम से रिलेटेड, टीम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। थैंक यू सो मच। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट प्रियांशु सर, आपने बहुत ज़्यादा हर मोड़ पे
मदद किया है और ये पीपीटी में बहुत सारे पॉइंट्स जो मुझसे मिस हो रहे थे, आपने ऐड किया है, तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आज का प्रेज़ेंटेशन मैं इसी बात से स्टार्ट करना चाहती हूँ कि हम जो भी होते हैं, अपने अपलाइन के कारण होते हैं। और यहाँ पे कहा जाता है आरसीएम में जो कोर लीडर और राइजिंग कोर लीडर बन जाते हैं, वो कॉमन अपलाइन बन जाते हैं। तो सभी कोर लीडर, राइजिंग कोर लीडर के कारण ही मैं हूँ। 90% पार्ट सभी का है, मैं जो भी कर रही हूँ वो 10% है। जिस दिन आप इस बात को स्वीकार कर लेंगे, उस दिन आपकी लीडरशिप बहुत बड़ी हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच। तो हमने बात किया था दूसरे दिन में कि आपको क्या-क्या करके आना है। आपको अपना टू डू लिस्ट डेली बनाने का प्रयास करते जाना है और उम्मीद करती हूँ कि कल जो आपने टू डू लिस्ट बनाए होंगे, उस टू डू लिस्ट पे आपने आज काम कर लिया होगा, राइट? अगर आपने काम कर लिया, टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, तो आप अपने लिए ताली बजा सकते हैं और चैट बॉक्स में वाई वाई लिख सकते हैं। और मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप इस 3 दिन के ट्रेनिंग में हैं और अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इस मीटिंग से जितना लाभ आ सकता था, वो लाभ शायद नहीं आ पाएगा अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो। मैं फिर से बार-बार मतलब कि कंटीन्यूअस आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ और मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, तो आई थिंक इस मीटिंग का उतना ज़्यादा हम लोग यूटिलाइज़ नहीं कर पाएँगे, उतना ज़्यादा हम लोग लाभ नहीं ले पाएँगे, उतना ज़्यादा जो जिस जिस मकसद के साथ में मैं इस मीटिंग को कर रही हूँ, वो शायद हम लोग पूरा नहीं कर पाएँगे अगर आप टू डू लिस्ट नहीं बना रहे हैं तो। दूसरी बात मैं की थी कि 6 बेसिक और 8 कोर स्टेप को आपको फॉलो करना है और रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना है। और तीसरी बात मैंने की थी कि आपको अपने अपलाइन के साथ में अच्छा रिश्ता बनाना है। और मैं मानती हूँ कि ज़्यादातर लोगों के रिश्ते अच्छे होंगे, लेकिन बाय चांस अगर किसी का थोड़ा ऊपर-नीचे है, तो मैं ये बोली थी कि आपको अपने अपलाइन से बात करनी है, मैसेज के थ्रू हो या फ़ोन के थ्रू हो या मिलके करना है, लेकिन आपको ये कर लेना है। अगर आप इन तीनों चीज़ों के साथ में प्रिपेयर हैं, तो आप आज की ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर हैं और आज की ट्रेनिंग में हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से सीखेंगे कि कैसे कंपाउंडिंग लाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक अजूबा बिज़नेस है, एक अजूबा है क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग है और आज हम कंपाउंडिंग सीखने वाले हैं और ये कंपाउंडिंग हमारे अंदर एक्साइटमेंट लेके आता है क्योंकि ये कंपाउंडिंग हमारी लिमिट के छोड़ करके, हमारी बाउंड्री को तोड़ करके एक अनलिमिट पोटेंशियल तक हमें लेके जाता है। इसीलिए हम कंपाउंडिंग पे बात करेंगे, लेकिन कंपाउंडिंग से बात करने से पहले हमें खुद पे काम करना होगा, हमें खुद को सिस्टम में लाना होगा। सिस्टम में लाने के लिए हमें ये सब बातें पालन करनी पड़ेगी, हमें अकाउंटेबल होना पड़ेगा और मैं आपको बोली थी कि आपको ये हैबिट ट्रैकर अपना शुरू कर देना चाहिए कि आपकी हैबिट क्या इसके आस-पास में है, ये आपको शुरू कर देना चाहिए। आप चाहे डायरी पेन में लिखिए, नॉर्मल कॉपी पेन में लिखिए या आप एक्सेल शीट बनाना स्टार्ट कीजिए, पर आपको ये करना चाहिए अगर आपको सच में अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है, अगर आपको अकाउंटेबिलिटी लेके आनी है अपनी दिनचर्या में, तो आपको ये करना चाहिए। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए टू डू लिस्ट हमेशा आप यूज कीजिए, इससे आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी। अगर कोई भी डायरेक्ट सेलर चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो, चाहे वो वाइटल लेवल पे हो, रॉयल्टी लेवल पे हो या टेक्निकल लेवल पे हो, अगर वो इन चीज़ों को पालन करते हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होने से ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी को लेके क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिज़नेस है। जब तक हम प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, तब तक हमारी टीम भी प्रोडक्टिव नहीं हो पाती है। तो अगर आप प्रोडक्टिव होंगे, आप खुद इस चीज़ को फ़ॉलो करने लगेंगे, तो आपका तुरंत आपकी टीम पे इम्पैक्ट शायद आए ना आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी टीम देखते वो फ्रीक्वेंसी जाती है नीचे तक और आपकी टीम भी ये सब पालन करने लगेगी और आपकी टीम बेहतरीन तरीके से काम करने लगेगी। कल हमने बात की थी कि हमारा मेन वर्क क्या है और हमने बात की थी कि हमें अक्रॉस इंडिया, ऑल इंडिया में हमें इंडिपेंडेंट लीडर्स को क्रिएट करना है और उसके लिए हमने बात की थी कि 6 बेसिक को फॉलो करना है। अब 6 बेसिक में को बात करने के साथ में पहले दिन में हमने बात किया थी की थी कि हमें गोल सेट करके गोल को पूरा करना है। लेकिन उसमें मैं एक चीज़ जो कवर करना चाहती थी, वो मेरे से मिस हो गया था, वो मैं आज आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ। मैं एक बार ऐसे ही बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे, बहुत सारी कुछ थी, तो मैंने ऐसे ही आत्माराम अंकल जी को कॉल की और कॉल करने के बाद मैं बोली कि आखिर ऐसा है क्या है कि लोगों के पास में गोल होते हैं, लोग टारगेट सेट कर लेते हैं, पर उसको वो अचीव नहीं कर पाते हैं।
तो उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिए थे और वो एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत शानदार एग्ज़ाम्पल दिए थे, वो खुद का दिए थे कि आत्माराम आज उन्होंने ऐसे ही बोले थे, इसलिए मैं वो ऐसे ही बोल रही हूँ। उन्होंने बोला कि आत्माराम आज राइजिंग कोर लीडर है क्योंकि उनके मन में ये डर था कि अगर मैं कामयाब नहीं हुआ, तो मेरे ऊपर बहुत सारा कर्ज है, वो कर्ज कौन पूरा करेगा? मेरे बच्चे के एजुकेशन का क्या होगा? मैं किराए के घर में रहता हूँ, मेरा घर कौन बनाएगा? और ये 3 जो उनके अंदर में एक फ़ियर था, एक डर था, इसीलिए आज आत्माराम अंकल जी राइजिंग कोर लीडर हैं। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली कि वो बोली कि हमारे पास में गोल तो है, पर उस गोल को नहीं पूरा करने के का जो डर होता है, वो डर हमें पुश करता है उस गोल को अचीव करने के लिए। गोल हमें पुल करता है, पर अगर गोल मिस हो जाए तो उसका जो डर होता है ना कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? जैसे आपने लिखा होगा कि मेरी इनकम को मुझे 50,000 पहुँचानी है नेक्स्ट 6 मंथ में, तो आपका डर होना चाहिए। अगर 50,000 में नहीं पहुँचा तो क्या होगा? मेरे बच्चे का जो स्कूल का स्टैंडर्ड है नहीं बढ़ पाएगा, मेरा घर नहीं बन पाएगा, या मुझे अपनी बहन को इस कोचिंग में डालना है वो नहीं हो पाएगा, या मेरे बच्चों को कॉलेज में डालना है तो हो सकता है उसमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे कारण होंगे और वो कुछ इमोशनल रीजन आपको लिखना चाहिए। तो आपके पास में जो गोल आपने लिखा है उसके साथ में आप 5 रीजन जरूर आपके पास में होना चाहिए कि अगर ये गोल अचीव नहीं हुआ तो क्या दिक्कत आ सकती है, और वो आपको रियलाइजेशन होना चाहिए कि अगर मैं रॉयल्टी नहीं किया, अगर मैं टेक्निकल नहीं किया, अगर टीम में ये अचीवमेंट नहीं आई, अगर ये ऐसा नहीं हुआ, तो ये सब इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं और उस चीज का डर आपको हमेशा पुश करेगा। और ये मेरे लिए भी बहुत ज्यादा काम किया। मेरे अंदर एक डर था कि मैं अगर कामयाब नहीं हो पाई, मेरे टीम में अलग नहीं करवा पाई, तो मेरी एक पहचान कैसे बनेगी? मेरे भी घर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे वो सब पूरा करना और उसका एक डेडलाइन था कि मुझे इतना में करना ही है, अगर नहीं हुआ तो फिर मेरा ये गोल पूरा नहीं होगा, फिर मेरा ये नहीं होगा। तो मेरे अंदर मेरा जो डर है, वो डर मुझे मोटिवेट करता रहा मेहनत करने के लिए, आगे भागने के लिए। तो आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है कि आपका गोल आपको पुल करता है, आपका जो फ़ियर है, आपका डर जो है वो आपको पुश करता है कामयाब होने के लिए। साथ में हमने कोर स्टेप के बारे में बात की थी। इस कोर स्टेप में हमने बहुत सारी बातचीत की थी। उस बातचीत में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लर्न, डू, टीच एंड डुप्लीकेट। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे हैं तो आपने देखा होगा कि इसी सेम टॉपिक में मैं एक बुक पढ़ रही थी। उस बुक का नाम है डायरेक्ट सेलिंग की विजेता कैसे बने पार्ट 3, जिसमें बहुत अच्छे से इन सभी चीज़ों को मेंशन किया है और उस बुक से बहुत सारी चीज़ें लेकर, बहुत सारे मेरे एक्सपीरियंस को जोड़ करके, आत्माराम जी अंकल जी के एक्सपीरियंस को जोड़ करके, मोहन सर के एक्सपीरियंस को जोड़ के और कुछ पॉइंट ऐड कर करके हमने आज की पूरी स्टोरी एक तरीके से स्लाइड हमने प्रिपेयर की है, राइट? उससे पहले मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि एक मेन चीज जिसमें मैं बार बार फोकस करना चाहती हूँ, वो ये है कि आपको जो ये सेमिनार है, इसको आपको मिस नहीं करना है। ये सेमिनार को मिस नहीं करना है और इसमें नंबर्स इंक्रीज करते जाना है। कैसे इंक्रीज करना है इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। अब पहला पॉइंट है, तो हमने क्या बात की है? लर्न। तो वो हमने पहले दिन बात की थी कि हमें कैसे-कैसे सीखना है, अपनी लर्निंग को कैसे-कैसे बढ़ाना है, ठीक है? उसके बाद हमने क्या-क्या करना है, जो एक्शन प्लान है उसके बारे में हमने कल बात कर लिए हैं, राइट? उसके बाद यानी कि ये कवर कर लिया, ये वाला पॉइंट हमने कवर किया है। अब हम लोग पॉइंट करेंगे टीच एंड डुप्लीकेट, राइट? हमें सिखाना है और धीरे-धीरे उसको डुप्लीकेट करते जाना है, राइट? अब पॉइंट ये है कि सिखाना किसको है? आपको पहले तो अपनी एक टीम निर्धारित करनी पड़ेगी, तभी तो आप किसी को सिखाएँगे। स्टूडेंट होंगे तभी तो आप सिखाएँगे ना। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, वो पॉइंट आता है कि डुप्लीकेशन करने के लिए वो कौन से टीम के लोग हैं जिनको आपको सिखाना है? यस और नो? अब ज़रा हम लोगों को सबसे पहला काम करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा कि अपना कोर टीम का सिलेक्शन करना पड़ेगा। आप बोलेंगे सिलेक्शन क्यों? जॉइनिंग तो आ रही है, सभी को सिखाएँगे। लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ कि आप एक लीडर हैं, आपकी एक लिमिट है। आपके टीम में 200 लोगों की जॉइनिंग है। क्या पर डे आप 200 लोगों को कॉल कर सकते हैं? क्या पर डे आप 200 लोगों पे नज़र रख सकते हैं? क्या पर डे 200 लोगों को आप आगे बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं? क्या सभी लोग ज़ूम पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्या ध्यान रख सकते हैं? क्या वो डेली क्या कर रहे हैं, क्या उसको आप ट्रैक कर सकते हैं? येस और नो? आप बताइए। क्या 200 लोगों के साथ में डेली ये संभव है? अगर येस है तो वाई लिख दीजिए, अगर नो है तो आप नो कर दीजिए।
अगर हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो 200 लोगों की ट्रेनिंग अगर हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें उसमें से कुछ लोगों को सिलेक्शन करना पड़ेगा। आप सभी के साथ में ये वाला सब काम नहीं कर सकते, राइट? हम सुपर पावर नहीं है, तो हम नहीं कर सकते, लेकिन उसमें से कुछ लोगों का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि सिलेक्शन करेंगे कैसे? किसको अपने कोर टीम में शामिल करना है, किसको नहीं करना है, ये आप डिसाइड कैसे करेंगे? तो इसके कुछ पॉइंट है, जिस पॉइंट को सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कोर टीम का सिलेक्शन करेंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग? फिर उसको कैसे आगे लेके जाना उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद और सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। जैसे जैसे ये सेगमेंट आगे बढ़ता जाएगा ना, उसके बाद आपको धीरे-धीरे हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का एक रास्ता मिलता जाएगा, राइट? सिलेक्शन क्या करें, कैसे करेंगे? उसमें पहला पॉइंट ये है कि अगर हम डिसाइड करेंगे कि ये व्यक्ति मेरे कोर टीम में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, वो देखेंगे कि उसका इमेज कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है। अगर आप चैट विद सुरेंद्र वत्स के लास्ट एपिसोड को अगर आप देखे होंगे, तो शिव खेरा जी का उसमें इंटरव्यू आया है और शिव खेरा जी से डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर ने पूछे हैं कि एक लीडर बनने की क्वालिटी क्या है? 3 गुण में से जो पहला गुण था, वो यही गुण था कि उनका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। क्योंकि एक आदमी है जिसका सब कुछ अच्छा है, वो सीखता है, काम करता है, पिन अचीवर है, सब कुछ करता है, बट अगर उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, तो फिर वो पूरी की पूरी टीम को सर्वनाश की दिशा में लेके जा सकता है। वो ऐसा व्यक्ति होगा जैसे लकड़ी में अंदर ही घुन लग जाता है ना, और वो घुन अंदर-अंदर पूरी लकड़ी को खराब कर देता है, सेम वही होता है अगर किसी भी लीडर का अगर बाय चांस कैरेक्टर खराब है, तो फिर वो बहुत आगे तक नहीं लेके जाएगा और उसके दुष्परिणाम लॉन्ग टर्म पे आपको दिखने को मिलेंगे। तो हमें सबसे पहले देखना है कि कोई भी व्यक्ति का अगर कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, तो वो हमारी कोर टीम का हिस्सा हो सकता है। दूसरा चीज़, स्ट्रांग रीजन होना चाहिए टू बिल्ड बिज़नेस। एक होता है ना, भूख होनी चाहिए सक्सेस के लिए, भूखा होना चाहिए। और वो जो भूख होती है ना सक्सेस की, वो उसका एक इमोशनल भूख होना चाहिए। इमोशनल भूख डॉक्टर वत्सल हमेशा बोलते हैं कि उनके पास में इमोशनल रीजन था बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, आश्रम को बिल्ड करने के लिए। उनकी माताजी का देहांत हो गया था पैसे की कमी के कारण, और उनके मन में एक इमोशनल गोल था कि मुझे इतने पैसे कमाने हैं कि मेरे परिवार में किसी को ये दिन नहीं देखना पड़े। और उन्होंने इस गोल को लेके पूरा का पूरा बिजनेस बिल्ड किया, और आज देखिए वो सभी तरह की फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं। तो आपको देखना है कि आपकी टीम में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके पास एक इमोशनल रीजन है कि नहीं, एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि नहीं, हंगरी है कि नहीं सक्सेस के लिए, वो भूखा है कि नहीं सक्सेस के लिए, ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। अगर ये दूसरा रीजन भी आपको मिल गया, दूसरा पॉइंट भी वैलिड है, उसके बाद आपको लर्निंग एटीट्यूड देखना है कि क्या वो सीखने वाले व्यक्ति हैं, वो कोचेबल हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आप उनको कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन वो आते ही नहीं हैं। वो ज़ूम मीटिंग में अगर नहीं आते हैं, ज़ूम मीटिंग में वीडियो ऑन करके अगर नहीं आते हैं, वो डायरी पेन लेके नहीं आते हैं, इसका मतलब ये है कि उनका लर्निंग एटीट्यूड कहीं न कहीं, मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ अगर कोई वीडियो ऑफ करके अभी है या वो डायरी पेन लेके नहीं आए हैं। लेकिन देखिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म तक जाना है, तो आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए, वीडियो ऑफ आपका क्यों है? वीडियो ऑफ इसलिए है क्योंकि आप 100% यहाँ पे नहीं है। सीधी-सी बात है। अगर आप 100% हैं, इधर-उधर आपको नहीं देखना है, किसी से आपको बात नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तो वीडियो ऑन ही होना चाहिए, राइट? यानी कि अगर आपका वीडियो ऑफ है, मतलब कि आप 10% भी, 2% भी कहीं न कहीं इन्वॉल्व हैं, तभी जाके आपका वीडियो ऑफ है। तो हमें देखना है कि उनका लर्निंग एटीट्यूड कैसा है? क्या वो हर टाइम पे लर्निंग एटीट्यूड में है कि नहीं है? वत्स सर बोलते हैं कि जब मैं कोई सेमिनार, ट्रेनिंग कहीं पे भी बैठता हूँ, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, मैं बीच में एक बार भी नहीं उठता, और इसीलिए आज वो डायमंड है, राइट? हमारे अपलाइन मोहन सर, मेरे अपलाइन मोहन सर हैं, और वो जब बैठते हैं ना जूम में, पूरा अच्छे से बैठते हैं, एकदम मतलब कि ड्रेस कोड में बैठते हैं। जबकि वो नहीं भी बैठे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन बट वो बैठते हैं, एकदम ड्रेस कोड में बैठते हैं। इसके साथ में जो भी वो सीख रहे हैं, क्या वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए ट्रेनिंग मिली कि हमें ड्रेस कोड का पालन करना है, लेकिन वो सुन रहे हैं, उनको रियलाइज़ हो रहा है, पर वो ड्रेस कोड में नहीं आ रहे हैं। हर ज़ूम मीटिंग में बिना ड्रेस कोड के ही रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो फिर लॉन्ग टर्म में दिक्कत आ सकती है। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड है कि नहीं? क्या वो जब भी बात करते हैं, तो वो हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड है कि नहीं?
या हमेशा कंप्लेनिंग मोड में ही रहते हैं कि मेरा अपलाइन खराब, मेरा डाउनलाइन खराब, मेरा टीम मेरा नहीं सुनता, ऐसा नहीं सुनता, किस्मत मेरी खराब है, मेरे घर वाले ठीक नहीं है, मैं जिस एरिया में उस एरिया में पीयूसी अच्छा नहीं है, डिपो अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं। क्या वो ऐसी बातें तो नहीं करते रहते हैं? या वो ग्रेटिट्यूड की भावना से रहते हैं कि सर अच्छा हो रहा है, कुछ चैलेंजेज हैं, पर मैं उस पे काम कर रहा हूँ, मैं उसको ठीक कर लूँगा, आपका बहुत सपोर्ट मिल रहा है, टीम में बिल्ड कर रहा हूँ, कुछ अच्छे लोग आ गए हैं, कुछ अच्छे लोगों की तलाश है, पीयूसी का भी सपोर्ट है सर और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1-2 पीयूसी और हमारे टीम में यहाँ पे खुल जाए, जो बड़े सिस्टम से काम करे, सेवा भावना से काम करे। बात वो वही कर रहा है, लेकिन बात जब वो कर रहे हैं, तो दोनों में अलग भावना है। एक कंप्लेनिंग मोड में है और एक भावना जो है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड भावना में है। वो सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है कि नहीं है? हर चीज़ के लिए वो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखेंगे तभी जाके आगे बढ़ेंगे। देखिए सिंपल सा बात है कि जितना बार आप थैंक यू बोलेंगे ऊपर वाला उतना ही देगा। उसी तरीके से समाज में भी यही नियम लागू होता है। अगर कोई पीयूसी वाले हैं, बार-बार आप उनको बोलेंगे कि आप बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे, तो वो और अच्छा सपोर्ट करने स्टार्ट कर देंगे। और हर बार जाके आप कंप्लेन करेंगे तो उनको लगेगा कि यार हमेशा चिक-चिक करता रहता है ये लीडर। तो ये सब कुछ इस तरीके से होता है। उसके बाद क्या है? एटीट्यूड ऑफ मनी इन्वेस्टमेंट ऑन सेल्फ एंड टीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को मैं थोड़ा-सा डिटेल में लेना चाहती हूँ। कई बार मैं देखी हूँ या आप लोग भी देखे होंगे, कई बार आरसीएम में लोग आते हैं, वाइटल लेवल पे आ जाते हैं, उनके पास में 8, 10, 20,000 की इनकम आने लगती है। फिर रॉयल्टी लेवल में आ जाते हैं, उनके पास में 20, 30, 40, 50 और कई बार होता है कि लाखों की इनकम भी आने लगती है। लेकिन जब उनको कभी बोलते हैं कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, आपको वहाँ पे जाना है और वहाँ पे आपको जाके ट्रेनिंग अटेंड करनी है और आपको वहाँ पे 2,000, 3,000 का खर्चा होगा, लोग कतरा जाते हैं। वो इसको खर्च मानते हैं, वो इसको इन्वेस्टमेंट नहीं मानते हैं। वो खुद की लर्निंग का खर्च में न मानते हैं, उसको कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं मान पाते हैं और इसलिए वो खुद पे काम नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग पैसे कमा रहे हैं पर उनकी टीम में कोई सेमिनार में जाना है, 4-5 लोग जाने वाले हैं पर बाय चांस उसका फाइनेंशियली सपोर्ट देना है, उनको 1-2 हज़ार रुपया वहाँ पे खर्च करना है, तो वो खर्च नहीं करते हैं। वो अपनी टीम को आगे बढ़ाने में, खुद को आगे बढ़ाने में, खुद की ग्रोथ में वो पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं, वो इसको इन्वेस्टमेंट के रूप में मानते ही नहीं हैं। तो लॉन्ग टर्म में इसका बहुत दुष्परिणाम आता है क्योंकि जब उनकी ग्रोथ नहीं होती है, उनकी टीम की ग्रोथ नहीं होती है, तो वो फिर एक जगह पे ही रुक जाते हैं, फिर उसका ग्रोथ नहीं हो पाता, उनकी टीम का ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो आप ये देखिए कि आप जिनको भी अपने कोर टीम में शामिल करेंगे, उनका माइंडसेट कैसा है? क्या उनको इन्वेस्टमेंट का पता है कि नहीं? क्या वो खुद पे खर्च करना चाहते हैं कि नहीं? क्या वो टीम पे खर्च करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? उनका एटीट्यूड कैसा है, इस पे आपको ध्यान रखना है। मतलब ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए मैंने पार्ट टाइम में काम किया है, पर मैं इसीलिए यहाँ पे आ पाई हूँ क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा माइंडसेट था खुद पे खर्च करने का। जिस टाइम पे मेरी 20-25 हज़ार की इनकम आती थी, उस टाइम पे मैं 20-25 हज़ार का कोर्स खरीद लेती थी। जिस टाइम पे मेरी 20-25 हज़ार की इनकम थी, मैंने लाखों का कोर्स ले लिया था और उसका ईएमआई मेरा चलता था हर महीने। 1 साल का ईएमआई पे मैंने कोर्स लिया था। सोचिए इनकम कितनी है 20-25 हज़ार, रॉयल्टी अचीवर थी। कोर्स कितने का खरीदा है? 1,56,000 का। मतलब सोचिए क्या माइंडसेट था मेरा। मैं ये नहीं कहती कि आप लोगों को ऐसा करना है। आज के टाइम पे सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। लेकिन पॉइंट ये है कि जब फिजिकल सेमिनार, फिजिकल ट्रेनिंग में जाना होता है, तो वहाँ पे आपको ज़रूर जाना चाहिए। जिस टाइम पे मतलब कि मैं वेस्ट बंगाल में रहती हूँ, सुजीत सर की ट्रेनिंग होती थी और मुझे कहीं से पता चल जाता था। मैं नाइट भर की जर्नी करके, रात भर ट्रैवलिंग करके बनारस पहुँचती थी। कई बार मैं होटल बुक करती थी और वहाँ सर की ट्रेनिंग अटेंड करती थी, फिर जर्नी करके आती थी, फिर उसको इम्प्लीमेंट करती थी। तो मैंने कई बार काम किए, कई बार दूर-दूर गई हूँ, दिल्ली ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए 3 दिन, 4 दिन का वहाँ पे गई हूँ, होटल बुक करना, जाने-आने का खर्चा और चूँकि मेरे पास समय कम रहता था क्योंकि मैं स्टूडेंट थी, मुझे क्लास भी करना होता था, तो मैं फ्लाइट से जाती-आती हूँ क्योंकि ट्रेन में मेरा उतना ट्रैवल करने का समय ही नहीं होता और फ्लाइट में एक बार ट्रैवल करने का खर्च बहुत ज़्यादा आता है जाने-आने का। मैं करती थी क्योंकि मुझे पता था कि अगर आज 20,000 खर्च करूँगी तभी 2 लाख की आदमी बनूँगी। 2 लाख का अगर आपको लीडर बनना है तो आपको 20,000 खर्चा करना पड़ेगा। अगर आपको 20,000 का बनना है तो 2,000 खर्चा करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है ये बात। तो ये बात हमें समझना पड़ेगा तभी जाके हम बड़ा काम कर पाएँगे। तो अगर आज तक एटीट्यूड नहीं है तो हमें एटीट्यूड में आना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट सिस्टम फॉलोवर होना चाहिए।
कहीं वो सिर्फ अपना ही दिमाग तो नहीं लगाते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि हम ही बड़े धुरंधर हैं, हमको सब कुछ आता है, हम सब कुछ अप्लाई कर लेंगे, और वो सिस्टम से हट करके काम करते हैं। तो ये लोग जो होते हैं उनको लगेगा ऐसा कि मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका दुष्परिणाम बहुत ज्यादा आएगा। क्योंकि अगर वो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर उनकी टीम भी फॉलो नहीं करेगी, तो फिर एक ऐसी टीम खड़ी हो जाएगी जो सिस्टम को फॉलो ही नहीं करेगी। फिर जो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रही है तो वो फिर अपलाइन को फॉलो नहीं करेगी, फिर अपलाइन को फॉलो नहीं करेगी तो कुछ उल्टे पुल्टे काम करेगी, और पूरा का पूरा है ना गंद मच जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिसको भी कोर टीम में शामिल करें वो सिस्टम को पूरा फॉलो करे, 6 बेसिक को फॉलो करे, 8 कोर स्टेप को फॉलो करे, 7 कार्नर्स को फॉलो करे, गुरुकुल में जाए, सीखे, जो हमारे मिशन है उसको फॉलो करे, जैसे जैसा करने बोल रहा है वैसा वैसा किए करे, सिर्फ अपना दिमाग ना लगाए। तो सिस्टम फॉलोवर होना चाहिए, उसको डेप्थ ड्राइव करना आना चाहिए। डेप्थ ड्राइव में सिर्फ ज्वाइनिंग की बात मैं नहीं कर रही हूँ, डेप्थ में जो लीडर आए हैं उसको आगे बढ़ाना, उसको डेवलप करना, उसके लिस्ट पे काम करना, उसके साथ में होम मीटिंग करना, बहुत सारे पॉइंट इस पे आते हैं। मैं बोलती हूँ एक एक जो पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वो एक एक पॉइंट एटलीस्ट आधे से 1 घंटे का है, बट मैं चूंकि समय लिमिटेड है तो मैं बस इसको टच करके आगे निकल रही हूँ। तो उनको डेप्थ ड्राइव करना आना चाहिए, वो डिसिप्लिन वाला व्यक्ति होना चाहिए, उनको पता हो कि वर्क ऑन डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या होता है, उनको पता होना चाहिए कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही व्यक्ति आगे बढ़ेंगे जो लोग डिलेड डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे काम करेंगे। तो अगर ये सारे के सारे पॉइंट किसी भी व्यक्ति में है तो आपको इजिली उनको कोर टीम में आप शामिल कर सकते हैं। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है? तो आप एक बार ऐसे कर सकते हैं, चैट बॉक्स में यस यस लिख सकते हैं, वाई वाई लिख सकते हैं। तो अभी हमने क्या कर लिया है, हमने कर लिया है सिलेक्शन ऑफ आवर कोर टीम। अब देखिए, अब फटाफट ये सब पॉइंट को फॉलो करके आपके मन में किनका, आपके दिमाग में किसका नाम याद आ रहा है उसको आप लिख लीजिए। अभी थोड़ा सा टाइम लीजिए, 30 सेकंड में आप लिखने की कोशिश कीजिए। आपकी टीम के कुछ लोगों का नाम तो याद आ रहा होगा ना, उसको कागज पेन पे लिखिए, फटाफट फटाफट लिखिए। और जितने भी लोग यहाँ पे हैं आप अपलाइन से पूछिएगा कि सर उस टाइम पे जब मधु बोली थी नाम लिखने के लिए तो आपने मेरा नाम लिखा था कि नहीं लिखा था, पहले ये बताओ। है ना? तो इस सभी पॉइंट को ध्यान में रख करके आपके दिमाग में आपके ए लेग, आपके बी लेग, आपके सी लेग से किनका दिमाग में नाम आ रहा है उसको फटाफट लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। जिन्होंने लिख लिया है वो डी लिख सकते हैं। जिन्होंने लिख लिया है मतलब कि आपने अपने कोर टीम का नाम लिख लिया है तो आप डी लिख सकते हैं। डी लिख लीजिए जिनको अपने कोर टीम का, देखिए वो कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 7 कुछ भी हो सकते हैं, राइट? तो आप डी लिख लीजिए, जिन्होंने लिख लिया है वो डी लिख लीजिए। डन 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 डन। बहुत बढ़िया। मतलब पता है मुझे बहुत मजा आ रहा है आप लोगों से बात करके, आप लोगों के लिए काली बहुत मजा आ रहा है आप लोगों से बात करके, आप लोग इतने जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट रिप्लाई दे रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। अब हमने क्या कर लिया, सिलेक्शन कर लिया है अपने कोर टीम का, कोर टीम का सिलेक्शन कर लिया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, उस कोर टीम को सबसे पहले इन्फॉर्म करना है। जिनका नाम अभी आप लिखे हैं ना, आप उनको कॉल कीजिएगा, कॉल करके बोलिएगा कि बधाई हो आपको, आप हमारे कोर टीम के हिस्सा बन गए। अब हम आपके साथ में बड़ा काम करना चाह रहे हैं। अब हमारे आप वो योद्धा हैं, वो साथी हैं जिनके साथ में सच में हमें लॉन्ग टर्म तक काम करके डायमंड तक जाना है। डायमंड किसका, मेरा नहीं भैया, आपका डायमंड। ठीक है? लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि अपलाइन अपनी डायमंड की बात कर रहे हैं, तो उनको ये कंफ्यूजन को हटाना है कि आपकी डायमंड की बात कर रही हूँ, कि आपके साथ काम करके डायमंड तक जाना है, आपके डायमंड तक जाना है। तो सबसे पहले उनको इन्फॉर्म करना है। मान लीजिए कि आपने कोर टीम बना लिया पर उनको पता ही नहीं है, तो फिर नहीं होगा। और जैसे ही आप उनको इन्फॉर्म करेंगे वो व्यक्ति थोड़ा सीरियस हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता चलेगा कि यार मैं भी किसी के कोर टीम का हिस्सा हूँ, जो मेरे पे भरोसा करते हैं। और जिनके उनको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा, वो आज की ट्रेनिंग में है तो उनको सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा कि यार मेरे अंदर ये सारी क्वालिटी है। तो आज ये करना है, देखिए आज ये करना है। अगर आप यहाँ पे हैं, आपके टीम के लोग भी यहाँ पे हैं, और अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपकी टीम को क्या लगेगा कि यार मैं उनके कोर टीम का हिस्सा नहीं हूँ क्या। हाँ, तो मतलब इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, पर करना है, ठीक है? तो पहला करना इन्फॉर्म करना है उनको। दूसरा फिर क्या करना है, अब आपने चूंकि उनको कोर टीम का हिस्सा मान लिया है, वो आपके कोर टीम है, अब आपको उनको ऑब्जर्व करना है। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। टीसी सर अभी गुरुकुल चलाते हैं, राइट? गुरुकुल चलाने के बाद में अभी सर टीसी सर हर राइजिंग कोर और कोर की
टीम में जाके पर्सनली जूम मीटिंग करते हैं और उनके टीम के सभी लीडर से, टेक्निकल रॉयल्टी लीडर से बात करते हैं। जैसे हमारे जो टीम के राइजिंग कोर लीडर हैं यानी मोहन प्रसाद सर, उनके टीम में 11 तारीख को सेशन है। अब मुझे ये सोच के लगता है कि कंपनी के मालिक भी अपनी कंपनी के जो कोर लीडर हैं उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके टीम में कैसा काम हो रहा है, लीडर लोग कैसा काम कर रहे हैं। तो अगर कंपनी के मालिक अपनी कोर टीम को ऑब्जर्व कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, राइट? तो आपको अपनी टीम बनानी है, उनको इन्फॉर्म करना है, फिर उनको ऑब्जर्व करना है, उन पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि वो सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मान लीजिए आपकी टीम में बहुत सारे लोग हैं, एक एक व्यक्ति ऐसे है जो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं लेकिन वो किताब नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको उनको इन्फॉर्म करना है कि भैया सब कुछ तो अच्छा कर रहे हो पर किताब पढ़ो। कोई व्यक्ति सब कुछ कर रहा है पर वो अपना ड्रेस कोड ठीक नहीं कर रहा है, तो आपको उनको बताना है कि भैया आप ड्रेस कोड ठीक कर लो। कोई व्यक्ति ऐसे है जो सब कुछ ठीक कर रहा है पर जब स्टेज पे जाते हैं ना तो वो अच्छे से बोल नहीं पाते या ज्यादा टाइम ले पाते हैं, या उनको बोलना कुछ बोला जाता है कि आप ये बोलो, वो टॉपिक से हटके कुछ और बोलते हैं, तो आपको उनको बोलना है कि आप ये ठीक करो, राइट? तो आपको उनको ऑब्जर्व करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि उसमें दिक्कत क्या है। तो जब आपको पता चल गया कि ये सारी दिक्कतें हैं तो अब उनको आपको करेक्ट करना है। अब करेक्ट करने में हम लोग बहुत दिक्कत करते हैं और कई बार हम लोग ऐसी गलती करते हैं जो गलती हमारे कोर लीडर को हमसे दूर कर देती है। इसमें एक लाइन में लिखी हूँ, प्रेज पब्लिकली एंड क्रिटिसाइज प्राइवेटली। मतलब कि अगर आपको उनको कुछ बताना है पब्लिकली तो पब्लिक में सिर्फ और सिर्फ तारीफ करनी है। उनकी 10 चीजें खराब है, अगर एक चीजें अच्छी है तो उस एक चीज पे ही बात करनी पब्लिकली, उस 10 चीजों के बारे में बात पब्लिकली बिल्कुल भी नहीं करना है। और जब आप उनसे मिले, अकेले में मिले कहीं पे जहां पे कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं मतलब कोई नहीं, मतलब ना उनका डाउनलाइन, ना उनका अपलाइन, ना उनके परिवार के सदस्य, कभी भी कोई नहीं है, उस टाइम पे उनसे बात करनी है, उनको बताना है कि आपका ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मेरे तो तुम बहुत बड़े डायमंड हो, मेरा मेरा टीम तुम्हारे भरोसे ही, तुमको देख के मेरा मन खुश हो जाता है, आपको देख के बहुत अच्छा लगता है, ऐसे वैसे ऐसे बात करके फिर लास्ट में बोलना है सब कुछ बेहतर चल रहा है, एक बात मेरा मानोगे क्या? तो बोलेंगे कि हाँ बोली, बोले कि आप एक काम करो इसमें थोड़ा सा सुधार कर लो, उसके बाद तो आप हीरो हो जाओगे। मतलब क्या है कि हमें 10 चीजें तारीफ करनी है तब जाके धीमे से एक चीजें बतानी कि भैया ये भी कर लो। लेकिन हम क्या करते पता है, जस्ट उल्टा करते हैं। 10 चीजें बताते हैं, आप ये भी नहीं करते, ये भी नहीं करते, ये भी नहीं करते, वे नहीं करते, ये नहीं करते, करते 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 बेचारे का पूरा एनर्जी डाउन करवा देते हैं, बेचारे का पूरा 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 मूड खराब कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, लेकिन ये चीज तुम ठीक कर रहे हो, और एक बार तारीफ करते हैं। अब बेचारा पूरा क्या पूरा पंक्चर हो गया है, अब आपकी हवा से कुछ नहीं होगा, उसका कुछ नहीं हो सकता है। और अक्सर हम लोग बोलते हैं कि मैंने गलत क्या किया, सही तो बताया, अपलाइन का काम तो है ये करना, आप बताएं एकदम परफेक्टली है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि जो हमारा बताने का तरीका था वो गलत था, और उस तरीके से हमने उनका जो पूरा का पूरा कहते हैं ना, वो जितना मोटिवेटेड था हमने उसकी हवा निकाल दी। तो हमें ये समझना होगा कि हमें किसी को करेक्ट करना है तो कैसे करना है, और इस तरीके से अगर आप करने लगेंगे तो फिर आप बहुत बड़ा काम करेंगे। अगर आप चैट विद सुरेंद्र वत्स के 1 तारीख का सेशन था विशाल वत्स भाई का, और विशाल वत्स भाई उसमें डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर की क्या-क्या उनका प्लस पॉइंट है, क्या-क्या उनकी स्ट्रेंथ है, उस पे बात कर रहे थे। और उसमें से एक स्ट्रेंथ उन्होंने बात की है, वो बात इसी बात पे की कि वत्स सर ने बहुत काम किया है रिलेशनशिप डेवलप करने पे। कैसे लोगों से, टीम से रिश्ता डेवलप करते हैं, और अगर आप लोगों की तारीफ ज्यादा करेंगे ना तो रिश्ता अपने आप डेवलप हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं आपको एक टेप रिकमेंड करूंगी, आप एक टेप सुनिएगा, वो है एडिफिकेशन बाय सतीश पंडित जी। अगर आप ये वाली टेप सुनते हैं तो शायद आपका ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और ये टेप मैंने बहुत बार सुनी है, बहुत बार मतलब बहुत बार। इनफैक्ट अभी तो मैं इतना ज्यादा सुन ली हूँ ना बहुत सारे टेप सतीश पंडित जी की, कि जब मैं अब सुनती हूँ ना तो मुझे पता होता है कि नेक्स्ट लाइन क्या आने वाला है, मतलब ऑलमोस्ट मुझे याद हो गया, ऐसा वाला सुनी हूँ, राइट? उसके बाद क्या करना है, आपने कोर टीम का सिलेक्शन कर लिया, अब उस पर भरोसा रखिए। मतलब क्या है कि भैया आपकी शादी हो गई ना तो पत्नी पे भरोसा रखिए, शादी हो गई ना तो पति पे भरोसा रखिए, सिंपल सी बात है। आपने जब
आपको डाउट है तो सिलेक्शन करते टाइम ही आप डाउट रखिए। सिलेक्शन कर लिया ना, उसके बाद डाउट नहीं, उसके बाद किंतु परंतु नहीं, उसके बाद उसके साथ लग करके काम करना है तो करना है, सिंपल सी बात है। बहुत बुराइयां होंगी, बहुत कमियां होंगी, हमें काम ही करना है कमी ठीक करने में। ये सिंपल सी चीजें सुने हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हर कोई जो आ रहे हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ कमी होंगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम मुझ में कुछ कमी नहीं होती तो हो सकता है मैं प्रधानमंत्री बन जाती, मैं आईएएस बन जाती, मैं और अच्छा कर लेती, राइट। कुछ ना कुछ कमी है, तभी हम कहीं ना कहीं आके यहाँ पे उस कमी को पूरा करने के लिए आए हैं, यहाँ पे इस इंडस्ट्री का सहारा ले रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो कमी होगी ना। अगर कुछ ना कुछ मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आईएएस नहीं आ सकता, आईएएस भी डायरेक्ट सेलिंग में आ रहे हैं, इसको इधर उधर जोड़ के मत ले लेना है, ठीक है। तो कुछ भी कमी है, पर भरोसा रखना है कि उस कमी को हम ठीक कर लेंगे, क्योंकि आपने क्या देखा कि आपकी कोर टीम कोचेबल है, मतलब कि वो अपने आप को सीख करके सुधार कर सकती है, तो वो सुधार कर लेगी। उसके बाद अपने अपनी टीम पे 100% भरोसा रखना है, अपनी टीम के साथ में खड़े रहना है, अपनी कोर टीम के साथ में। उसके साथ में बार बार उनको उनका गोल याद दिलाना पड़ेगा आपको। ये चीज मैं कई बार मैंने किया है, और इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। कई बार आप ऑब्जर्व करेंगे, वो देखेंगे कि यार ये उधर उधर हो रहे हैं, तो फटाफट उनको फोन करके बोलना है कि भैया क्या टारगेट लिए थे। बोलेंगे कि ये टारगेट था। भैया काम कर रहे हो, तो उसको लगेगा यार नहीं, 2-3 दिन से काम नहीं किया, तो उसको फटाफट रिमाइंड करवा देना है। अगर गोल से थोड़ा भी उधर उधर जाए तो रिमाइंड करवाने का काम खुद का है, और सही टाइम पर उसको रिमाइंड करवाना है। और उसको मोटिवेट करने का बहुत अच्छा तरीका है कि उसको बार बार उसका टारगेट याद दिलाते रहना। तो उसको उसका टारगेट याद दिलाते रहना है। इंपॉर्टेंट, मेक देयर बिजनेस प्रॉफिटेबल। उनका जो बिजनेस है, उसका जो टर्नओवर है, उसको प्रॉफिटेबल उनको बनाना है। अब यहाँ पे मैं पिन की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि उनके बिजनेस से, उनके टर्नओवर से प्रॉफिट आए, मतलब उनकी उनकी इनकम जनरेट हो। अभी मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग घूमेंगे, अभी तो ग्रोथ पे बात करने लगे हैं टीसी सर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन पहले के टाइम पे, आज से अगर 2 साल 3 साल 5 साल पहले पीछे जाएं, तो बहुत सारे लोग रहते थे रॉयल्टी लेके सीना चौड़ा करके घूमते रहते थे, उसके बाद भले ही उसका कुछ भी पिन ना आए। तो ये अभी नहीं है। लेकिन अब भी हम लोगों को क्या करना है, देखिए, आपका कोर टीम है, वो आगे बढ़ेंगे, तभी जाके आप आगे बढ़ेंगे। और वो आगे कब बढ़ेंगे, जब उनका बिजनेस प्रॉफिट में चलेगा। क्योंकि प्रॉफिट में चलेगा तभी जाके वो सरवाइव करेंगे, और सरवाइव करेंगे तभी जाके वो आगे का सोचेंगे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उनका बिजनेस प्रॉफिट में तब्दील होना करना पड़ेगा। और उसके साथ में कितनी होम मीटिंग, कितना सेमिनार, कितना काउंसलिंग करना पड़े कीजिए, लेकिन उनके बिजनेस को प्रॉफिटेबल आपको बनाना पड़ेगा। उसको ट्रेनिंग दीजिए ताकि वो अपने टीम का सिस्टम को क्रिएट कर सके। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने टीम में सिखाएं, बताएं, उनको सब कुछ समझाएं। उनको जो मीटिंग करना नहीं आता तो उनको समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देना, ये सब कुछ करना पड़ेगा ताकि वो ट्रेन हो जाए और अपना सिस्टम को क्रिएट कर सके। उनसे लगातार कम्युनिकेट करते रहना है। देखिए, अब क्या है, यहाँ पे मैं एक छोटा सा लाइन बोलती हूँ। आपका आपके भाई बहन है मान लीजिए, ठीक है, या आपके कोई ऐसे दोस्त हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। कई बार ऐसा हुआ है आपके साथ में कि आपने किसी को कुछ मैसेज किया, और मैसेज में कुछ टाइपो था, मतलब कि वो मैसेज ठीक से नहीं गया, मैसेज में टाइपो था, मतलब कि आप लिखना चाहते थे कुछ, लेकिन लिखा गया कुछ, और आपने ध्यान नहीं दिया, पर उधर से रिप्लाई भी आ गया, और सामने वाला बोला कि कोई बात नहीं, मैं समझ गया था तुम क्या बोलना चाहते थे। ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ कई बार? कभी हुआ है तो वही वही लिखिए कि आपने अपने एक बहुत करीबी दोस्त को मैसेज किया, पर उसमें टाइपो था, मतलब उसमें मिस्टेक था, बट स्टिल उसको समझ में आ गया और उसने रिप्लाई भी दे दिया। ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ में? और बहुत लोगों का रिप्लाई आ रहा है यस 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 यस। ऐसा होता है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका और उनका कम्युनिकेशन इतना सॉलिड था कि अगर वो गलत भी टाइप हो गया तो सामने वाले को समझ में आ गया कि ये यही बोलना चाहते हैं, और उसने उस चीज को वो चीज जो आप बोलना चाहते थे वो समझ करके रिप्लाई दे दिया, राइट। ये होती है अंडरस्टैंडिंग, राइट। और मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी और आपकी कोर टीम की अंडरस्टैंडिंग भी ऐसी ही होनी चाहिए। आधा बोले उससे पहले वो समझ जाए, और वो जब बोले आधा बोले आप समझ जाए। कई बार ऐसा होता है ना टीम में, जैसे मान लीजिए कि टीम में पता है कि ज्वाइनिंग में लोगों को ये दिक्कत आती है, और कई बार लोग आपको फोन करते हैं कि सर ज्वाइनिंग में एक दिक्कत आ रही है, आप पूछेंगे क्या, वो आधा ही बोलते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा अच्छा वहां पर टिक नहीं किया होगा, अच्छा अच्छा ये फोटो अपलोड नहीं किया होगा, वो पहले ही समझ में आ जाता है।
तो जैसे ये अंडरस्टैंडिंग है ना, वो अंडरस्टैंडिंग आपको अपनी कोर टीम के साथ में लेके आनी है। ये कब होगा? ये तब होगा जब आप उनके साथ में लगातार बात करेंगे। कहते हैं बात करने से ही बात बनती है। उसी तरीके से इतना बात कीजिए अपनी टीम के साथ में। अब ये नहीं कि उसका माथा चाट लेना है, पर इतना तो कम्युनिकेट ज़रूर करना है कि आपकी भावना वो समझे, उसकी भावना आप समझें। कहते हैं आज मैं एक लीडर से बात कर रही थी, मतलब प्रियांशु सर से ही बात कर रही थी। अब मैं सिंपल बोली कि एक्चुअल में जो हम लोग अपलाइन मेंटर बोलते हैं, वो किसको बोलेंगे? तो उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बताई मुझे, "जो आपका दुःख समझे, जो आपका सुख समझे, जो आपकी भावना समझे, जो आपकी स्थिति समझे, जो आपकी परिस्थिति समझे, जो आपका टीम स्ट्रक्चर समझे, जो आपके परिवार की प्रॉब्लम भी समझे, वो आपका अपलाइन मेंटर होता है।" मेरा दिमाग बोले कि यस, सही बोल रहे हैं। क्योंकि मेरे जो मेंटर अपलाइन है, उनको मेरे बारे में सब पता है। उनको मेरी स्थिति, परिस्थिति, मेरा सुख, मेरा दुःख, मेरा पीएचडी में क्या चल रहा है, मेरा बिज़नेस में क्या चल रहा है, मेरा घर में क्या चल रहा है, मेरा दोस्तों में क्या चल रहा है, मेरा ट्रैवलिंग का क्या चल रहा है, कैसे क्या प्लान है, अगला 3 महीने का क्या प्लान है, सब पता है। तो ये आना चाहिए एक सच में आपका और आपके कोर टीम का रिश्ता। ये वाला आपको बनाना पड़ेगा और ये एक दिन में नहीं बिल्ड होगा, ये टाइम लगेगा। टेक योर टाइम पर बिल्ड कीजिए। अगर आप कम्युनिकेट रेगुलर करेंगे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, लगातार-लगातार तो आपका हो जाएगा। तो ये सब चीज़ आपने कर लिया, तो आपकी कोर टीम आप और आपकी कोर टीम काम करने के लिए तैयार है, राइट? नए भारत का सपना ले